नमस्कार, मैं अखिलेश प्रताप सिंह समय के टू द पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम मरुस्थलों के बारे में या डेजर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं आज के इस सेशन में डेजर्ट कैसे बनते हैं और इनका विस्तार हमारे पूरे विश्व में कहां-कहां पर पाया जाता है। सबसे पहले हम आप देखेंगे यहाँ पर डेजर्ट के फॉर्मेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, आप टेम्परेचर को कभी भी, तापमान को भी इसमें नहीं लाना है। मरुस्थल के निर्माण में सबसे बड़ा कारक है बारिश। इनके अलग अलग चीजें हो सकती हैं, कारक हो सकते हैं, लेकिन सबका अगर आप देखोगे कंक्लूजन बारिश पे आके खत्म होगा कि बारिश नहीं हुई, मरुस्थल बन गया। दुनिया के किसी भी भूभाग में किसी भी कारण से लंबे समय तक अगर बारिश में कमी आती है तो मरुस्थलों का निर्माण होता है। लेकिन आपके दिमाग में, माइंड में आएगा बारिश में कितनी कमी, लगभग 25 सेंटीमीटर से कम बारिश लंबे समय तक होने लगती है तो उस रीजन का मरुस्थलीकरण शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वनस्पतियां वहां से कम होने लगती हैं और वो मरुस्थल के रूप में परिवर्तित होने लगता है। अगर हम देखें मरुस्थलों के विस्तार के बारे में तो विश्व के भू क्षेत्र पे लगभग 1/3 हिस्सों पर फैले हुए हैं। और इनके हम जब प्रकार की बात करते हैं, इनके वर्गीकरण की बात करते हैं तो इनके वर्गीकरण भी काफी विस्तृत हैं। सबसे पहले आते हैं उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। ऐसे मरुस्थल जो उपोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। आप कह सकते हो कि मिड लेटीट्यूड से थोड़ा नीचे और लोअर लेटीट्यूड से थोड़ा से ऊपर। ये लगभग आप देखेंगे तो कर्क रेखा और मकर रेखा से ऊपर पाए जाने वाले मरुस्थल होते हैं। इस तरह के मरुस्थलों में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अफ्रीका में फैला सहारा का मरुस्थल। फिर आते हैं तटीय मरुस्थल। ये समुद्र के तटों के किनारे फैले हुए मरुस्थल होते हैं जिनका निर्माण ठंडी महासागरीय जलधाराओं के कारण होता है। इस तरह के मरुस्थल में आपको नामीबिया के तट पे नामी मरुस्थल देखने को मिलेगा जो कि वेंगुला ठंडी जलधारा के कारण निर्मित हुआ है। फिर उसके बाद देखते हैं वृष्टि छाया या छाया मरुस्थल, वर्षा छाया मरुस्थल। इस तरह के जो मरुस्थल होते हैं वो दो पर्वतों के बीच में या एक पर्वत के एक कोने पर ऐसे इस तरह से अवस्थित होंगे। मान लो यहां से आने वाली जो नम हवाएं हैं और यहां से आने वाली नम हवाएं हैं, ये पर्वत जो होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं, यहां नहीं पहुंच पाती और इस भाग में बारिश की कमी होती है। इस वजह से इनका निर्माण देखने को मिलता है। यहां पर इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है अटाकामा चिली में, जो कि एंडी श्रेणी में अवस्थित है और ये टू साइडेड, दो तरफ से वृष्टि छाया प्रदेश है। अभी हम देखेंगे इनके बारे में। फिर आते हैं आंतरिक मरुस्थल। महाद्वीपों के इंटीरियर में आंतरिक भाग में फैले हुए मरुस्थल को हम आंतरिक मरुस्थलों की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपको मंगोलिया और चीन में फैला हुआ गोबी मरुस्थल देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम आते हैं ध्रुवीय या पोलर डेजर्ट। इस तरह के मरुस्थल हमको आपको ज्यादातर हाई लेटीट्यूड्स में या उच्च अक्षांश में पोलर रीजन में देखने को मिलते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल में या इस तरह के उदाहरण में आर्कटिक और अंटार्कटिक का नाम सबसे पहले आता है। फिर हम चलते हैं आगे, इनके विस्तार के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंटार्कटिक मरुस्थल के बारे में। ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। मरुस्थलों को अगर हम तापमान के अनुसार देखें तो दो कैटेगरी होती है, एक उष्ण मरुस्थल जिसको हम हॉट डेजर्ट बोलते हैं, एक कोल्ड मरुस्थल जिनको हम ठंडे मरुस्थल बोलते हैं। जहां पर तापमान ज्यादा पाया जाएगा वो गर्म मरुस्थल की श्रेणी में आएंगे, जहां पर तापमान कम पाया जाएगा वो ठंडे मरुस्थलों की श्रेणी में आएंगे। तो यहाँ तापमान कम है तो ये ठंडा मरुस्थल भी कह सकते हो आप तापमान के अनुसार। ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गर्म मरुस्थलों की बात होगी, उष्ण मरुस्थल की बात होगी तो उसमें सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन अगर केवल मरुस्थल पूछ रहा है तो सबसे बड़ा कौन सा है? अंटार्कटिक है। और ये एक ऐसा मरुस्थल है जहां पर आप देखेंगे पूरा का पूरा भाग जो है अंटार्कटिक का उस पर फैला हुआ है। और यहां पर आप देखेंगे अंटार्कटिक दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे तेज हवाओं वाला महाद्वीप भी है। फिर हम आगे देखते हैं तो यहां पर विश्व के ताजे पानी का लगभग 70% हिस्सा बर्फ के रूप में जमा है। फिर हम आगे चलते हैं तो अंटार्कटिक से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पृथ्वी पर आज तक रिकॉर्ड किए गए सबसे न्यूनतम तापमान का जो तमगा है वो अंटार्कटिक के पास है, जो है -89.2 डिग्री सेल्सियस, जो अंटार्कटिक में रिकॉर्ड किया गया था। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो भारत में हमारा जो अंटार्कटिक कार्यक्रम है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। हमारा वहां पर प्रेजेंस है, हमारी वहां पर उपस्थिति है। और भारत 1983 में सबसे पहले यहां पर एक रिसर्च स्टेशन बनाया दक्षिण गंगोत्री, जो वर्तमान समय में बंद कर दिया गया है। फिर हमने उसके बाद बनाया मैत्री, इसको बनाया गया 1989 में और ये वर्तमान समय में कार्यरत है। और 2012 में एक और अनुसंधान केंद्र यहां पर स्थापित किया गया है
जिसको बोलते हैं भारती। तो आपको ये तीनों के बारे में पता होना चाहिए, इन तीनों से भी क्वेश्चन आएंगे। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो आता है आर्कटिक मरुस्थल। ये पूरे के पूरे आर्कटिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर यूएसए का अलास्का है, फिर ये कनाडा का उत्तरी भाग है, फिर ग्रीनलैंड है, फिर आइसलैंड है, फिर ये आप यहाँ पर देखेंगे नॉर्वे फिनलैंड का पार्ट है, फिर उसके बाद ये रूस का भाग आता है। इस भाग में फैले हुए मरुस्थल को हम आप आर्कटिक मरुस्थल में रखते हैं। ये विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल आता है, ये भी एक ठंडा मरुस्थल है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे चलेंगे तो सहारा मरुस्थल आता है। सहारा मरुस्थल विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है और अपनी कैटेगरी में, गर्म मरुस्थलों की कैटेगरी में, ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार आप देखोगे तो आपको इसका विस्तार अफ्रीका के उत्तरी भाग में देखने को मिलता है और यहां 15 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में विस्तृत है। इसका विस्तार अफ्रीका के अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मारिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिसिया और पश्चिमी सहारा आदि देशों में है। फिर उसके बाद इसमें हम जनजातियों की बात करते हैं तो यहाँ 2 जनजातियां पाई जाती हैं, टॉरेग और बार्बर। यहां पर 3 प्रकार के मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, प्री के एग्जाम में भी आ सकता है। पहला है अर्ग। ऐसा क्षेत्र यह है जो जहां पर रेत के टीले आपको देखने को मिलेंगे, यहां पर आपको कह सकते हो सैंड, बालू देखने को मिलेगी, उसको हम बोलते हैं अर्ग। फिर दूसरा आता है रेग। रेग में ज्यादातर हिस्से जो है वो पत्थर और बोल्डर, कंकड़ की तरह, स्टोन की तरह देखने को मिलेंगे, तो ये स्टोनी पार्ट हो जाता है। फिर आता है तीसरे नंबर पे हमादा। हमादा में आपको चट्टानी भाग देखने को मिलते हैं, रॉक्स देखने को मिलते हैं। तो आप देख लो, एक में बालू, एक में कंकड़ और एक में चट्टान देखने को मिल रहे हैं और इनको आप जब भी पूछा जाए अर्ग, रेग और हमादा तीनों को आप बता सकते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, अफ्रीका के ही मरुस्थल है, इजिप्ट में फैला हुआ मरुस्थल है। यहां पर इस भाग में इसको हम ईस्टर्न डेजर्ट या पूर्वी मरुस्थल बोलते हैं। फिर नूबियन डेजर्ट है, इसी भाग में फैला हुआ है नूबियन डेजर्ट। अफ्रीका के आप देखेंगे तो ये उत्तर पूर्वी भाग में फैला हुआ मरुस्थल है। इसका विस्तार सूडान, इजिप्ट और इरिट्रिया तक है यहां पर। फिर उसके बाद देखते हैं ओगाडन, पुटलैंड या गुवान डेजर्ट, ये सोमालिया में फैला हुआ मरुस्थल है। फिर उसके बाद हम आते हैं कालाहारी। इसका विस्तार बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। यहां पर आप देखेंगे बोत्सवाना, कालाहारी जो है बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत है। और यहां पर पाई जाने वाली जो ट्राइब हैं वो है बुशमैन। यहां पर बुशमैन नाम की जनजाति पाई जाती है। और इसी भाग में आप देखोगे शुतुरमुर्ग, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग भी यहीं पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ की प्रमुख नदी है ओकावांगो। ओकावांगो नदी कभी भी पूछा जाए किस मरुस्थल से होकर बहती है, प्रवाहित होती है, तो आप तुरंत बताना कालाहारी डेजर्ट से। फिर आता है नामीब डेजर्ट, अभी हमने आपने देखा था, ये तटीय डेजर्ट, यहाँ पर नामीबिया का ये पार्ट है, ये नामीबिया का पार्ट है, अटलांटिक तट है। यहाँ पर बेंगुला धारा जो है वो ठंडी जल धारा है, उसके कारण नामीबिया के तटीय भाग में इस मरुस्थल का निर्माण हुआ है। फिर अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका और अंगोला तक भी विस्तृत है। फिर हम आगे चलते हैं तो इग्यूडी डेजर्ट, यहाँ अल्जीरिया, माली और मारिटानिया, इस भाग में अल्जीरिया, माली और मारिटानिया में विस्तृत है इग्यूडी डेजर्ट। फिर उसके बाद आते हैं लीवियन डेजर्ट, इसका विस्तार आपको लीबिया में देखने को मिलता है यहाँ पर, और यहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाई जाती है। फिर हम चलते हैं फेरलो डेजर्ट, यहाँ पर एक कंट्री अफ्रीका में सेनेगल, इसका विस्तार सेनेगल में है। फिर हम चलते हैं चाल्बी डेजर्ट, यहाँ पर केन्या नाम की कंट्री है, केन्या में चाल्बी डेजर्ट मिलते हैं। फिर हम आते हैं डानाकिल, यहाँ पर जिबूती, इरिट्रिया और इथोपिया, इस भाग में ये डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा, डानाकिल। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, अरब मरुस्थल, इसका विस्तार अरब प्रायद्वीप पे है। ये पूरा का पूरा भाग आप देख रहे हैं अरब प्रायद्वीप पे, यहां पर ये अरब मरुस्थल फैला हुआ है। अरब मरुस्थल ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसमें बद्दू जनजाति पाई जाती है। अरब में कभी भी पूछा जाए कौन सी जनजाति पाई जाती है तो यहाँ पर बद्दू नाम की जनजाति पाई जाती है। सऊदी अरब में ही अन-नफूद नाम का एक डेजर्ट है जो सऊदी अरब के उत्तर पश्चिमी भाग में, इस भाग में पाया जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उत्तर पश्चिमी भाग में अन-नफूद। यहाँ पर पेट्रोलियम निकाला जाता है और यहाँ पर खजूर, जंगली खजूर, वाइल्ड डेट बहुत ज्यादा मिलता है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो रूब अल खाली, सऊदी अरब के दक्षिण पूर्वी भाग में, इस भाग में आपको रूब अल खाली नाम से एक मरुस्थल देखने को मिलता है जिसको एम्प्टी क्वार्टर भी बोलते हैं। यह सऊदी अरब में अवस्थित दुनिया का सबसे बड़ा सैंड डेजर्ट है, बालू मरुस्थल है, और यहां पर भी आप देखोगे तो पेट्रोलियम निकाला जाता है। सऊदी अरब में ही एक मरुस्थल और है अल दहना, अद दहना। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो बादियात अस्साम, ये सीरियन डेजर्ट या सीरिया में फैला हुआ एक मरुस्थल है जिसको हम बोलते हैं बादियात
असम। फिर यहां पर कंट्री है इजराइल। इजराइल में फैला हुआ एक मरुस्थल है जिसको हम बोलते हैं नेगेव डेजर्ट। कभी भी पूछा जाए नेगेव मरुस्थल किस देश में है, तो इसका विस्तार ज्यादातर इजराइल में देखने को मिलेगा। फिर ईरान में दो प्रमुख मरुस्थल हैं, दश्त कबीर और दश्त लूट। यहां पर ईरान में दश्त कबीर और दश्त ए लूट नाम के मरुस्थल देखने को मिलते हैं। फिर अफगानिस्तान में एक मरुस्थल है दश्त ए मार्गो, इसको मौत का भी मरुस्थल बोला जाता है। ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, इसके बारे में पूछा भी जाएगा दश्त ए मार्गो का अर्थ क्या होता है। तो ये पाश्तो का शब्द है जिसका मतलब होता है मौत का मरुस्थल। विस्तार पूछा जाए तो आप अफगानिस्तान बता सकते हो। और अफगानिस्तान में ही एक और मरुस्थल है जिसको हम बोलते हैं रेगिस्तान। वैसे तो रेगिस्तान फारसी शब्द है, मरुस्थल का ही एक समानार्थी है, लेकिन यहां पर नाम ही है इसका रेगिस्तान। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो आता है काराकुम। काराकुम यहां पर आप देखेंगे कैस्पियन और अरल सी के बीच में फैला हुआ मरुस्थल है, मध्य एशिया में है। और यहां पर जो मिट्टी मिलती है वो काले रंग की बालू पाई जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं किजिल कुम, ये अमू दरिया और सीर दरिया। यहां पर अमू दरिया और सीर दरिया के बीच में किजिल कुम नाम का मरुस्थल मिलता है, यहां लाल रंग की बालू पाई जाती है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, उस्तयुर्त नाम का मरुस्थल देखने को मिलेगा जिसका विस्तार आपको कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में देखने को मिलता है, इसी भाग में मध्य एशिया में। फिर हम चलते हैं टकला मकान, नाम थोड़ा से अजीब है, ये चीन के उत्तरी पश्चिमी सिकियांग में अवस्थित है टकला मकान नाम का डेजर्ट, यहां पर चीन में। फिर हम चलते हैं गोबी। गोबी डेजर्ट का जो विस्तार है वो मंगोलिया और चीन में है और ये आंतरिक मरुस्थल की श्रेणी में आता है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, थार मरुस्थल, इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट, महान भारतीय मरुस्थल भी बोला जाता है। इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान दो देशों में है और इसका हिस्सा लगभग 85% भारत में है और 15% पाकिस्तान में है। यह विश्व का 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल जो है भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग ये 4.56% अकेले शेयर करता है। और पाकिस्तान के पंजाब में थार मरुस्थल को चोलिस्तान नाम से जाना जाता है। कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पाकिस्तान के पंजाब में थार मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता सकते हैं कि इसको चोलिस्तान नाम से जाना जाता है। थार मरुस्थल विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला भी मरुस्थल है। फिर उसके बाद हम आते हैं लद्दाख। तापमान के आधार पर देखें तो लद्दाख कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल की श्रेणी में आता है जिसका विस्तार लद्दाख में है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो आपको बृहत ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल देखने को मिलते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया का पूरा मध्य और पश्चिमी भाग, ये जो भाग मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस भाग में बृहत ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल विस्तृत हैं। और यहां पर अगर आप एटलस में देखेंगे तो आपको बृहत विक्टोरियन मरुस्थल, बृहत सैंडी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट स्टोनी और स्ट्रेट जेलेकी मरुस्थल देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया का मध्य भाग, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग, ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पश्चिमी भाग और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग, ये आप कह सकते दक्षिणी पश्चिमी भाग, ये पूरा का पूरा मरुस्थलीय भाग है और इस भाग में खनिज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे चलेंगे तो आपको पेटागोनिया डेजर्ट देखने को मिलेगा। यहां पर आप देखेंगे अर्जेंटीना और चिली में विस्तृत है पेटागोनिया डेजर्ट। और ये डेजर्ट जो है ये एंडीज श्रेणी के पूर्व में अवस्थित एक डेजर्ट है जो साउथ अमेरिका के दक्षिणी भाग में विस्तृत है। फिर हम आते हैं अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल एंडीज श्रेणी में ही पर्वतों के बीच में अवस्थित एक मरुस्थल है। ये दो तरफ से वृष्टि छाया प्रदेश है। यहां पर मान लो ये चिले के पास यहां पर ये फैला हुआ मरुस्थल है, इधर की तरफ से आने वाली हवाएं एंडीज श्रेणी इनको रोक लेती है और इधर से आने वाली नम हवाएं इनको भी एंडीज श्रेणी रोक लेती है। दोनों तरफ से आने वाली हवाओं को पर्वत जो हैं वो बैरियर के रूप में रोक लेते हैं और वो नम हवाएं चिली के इस भाग में अटाकामा में नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके फलस्वरूप ये विश्व का सबसे शुष्क स्थान बनता है। ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो ये सबसे कम बारिश वाला स्थान बनता है इस धरती पे, जहां पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। कभी भी कारण पूछा जाए तो ये कैसा रीजन बन रहा है। अगर नम हवाओं को पर्वत कभी ब्लॉक करते हैं, रोकते हैं, एक तरफ बारिश होती है, दूसरी तरफ बारिश नहीं होती है, जिस तरफ बारिश नहीं होती है उसको हम बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। तो ये दो तरफ से वृष्टि छाया प्रदेश या रेन शैडो रीजन बन रहा है, इसलिए दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थान कहा जाता है। और यहां पर खनिज के रूप में नाइट्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो आगे आपको उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल देखने को मिलते हैं। अब उत्तरी अमेरिका में इस भाग में, पश्चिमी भाग में, यहां मैक्सिको से लेके ये भाग जो मैंने हाईलाइट किया है, यहां पर आप देखेंगे तो मैक्सिको और यूएसए में फैले हुए हैं चिहुआ हुआ डेजर्ट।
चिहुआहुआ मरुस्थल। फिर उसके बाद देखेंगे मैक्सिको और यूएसए में ही सोनोरन डेजर्ट, यहां पर कैलिफोर्निया के रीजन में और मैक्सिको की सीमा पर सोनोरन मरुस्थल है। फिर आपको मोहावे मरुस्थल मिलेंगे, ये यूएसए में ही फैला हुआ है। मोहावे लिखा गया होगा MOJAVE, लेकिन पढ़ा जाएगा मोहावे क्योंकि ये स्पेनिश शब्द है और यहाँ जे साइलेंट है। फिर हम आगे की तरफ चलेंगे तो कोलोराडो मरुस्थल है, ये भी यूएसए में फैला हुआ है, कोलोराडो के पठार के आसपास का क्षेत्र है। फिर यूएसए में ही ग्रेट बेसिन मरुस्थल है, पश्चिमी भाग में, यहाँ पर आपको ग्रेट बेसिन डेजर्ट देखने को मिलेगा। फिर कोलंबिया बेसिन भी है यूएसए और कनाडा की सीमा पर, यहाँ पर ये सभी मरुस्थल ज्यादातर रैन-शैडो रीजन में पड़ते हैं। तो हमने अपने मरुस्थलों के बारे में भी देख लिया है, आप इसको केवल हाईलाइट कर लेंगे और लोकेशन को देख लेंगे कौन सा मरुस्थल कहाँ है, अगर कोई विशेषता है तो उसको अपने ध्यान में रख लेंगे और आपके प्री में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से अटेंड कर पाएंगे। धन्यवाद।